हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने 12th का बायोलॉजी का 4th जो चैप्टर है पादप जनन की विशिष्ट विधियां, ये हमने स्टार्ट किया था। और हमने देखा था कि जो पादप जनन की विशिष्ट विधियां हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर के अंदर 4 विधियां दी गई है, वो हमने स्टार्ट की थी। उसमें से भी जो हमने पहली जो विधि थी असंग जनन, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसकी जितनी भी विधियां हैं, असंग जनन क्या होता है उसके बारे में उसकी जितनी भी डिटेल थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो तीसरी और चौथी जो विधि है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ विधि जो है। जैसे कि सबसे पहली जो विधि हम पढ़ेंगे वो होगी अनिषेक बीजता। क्या पढ़ेंगे आज? अनिषेक बीजता। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और वैसे नाम से पता चल रहा है, और इसे थोड़ा बहुत तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अनिषेक बीजता। दूसरा होगा हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। और तीसरा, जैसा कि हम जानते हैं, कायिक प्रवर्धन, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम कायिक प्रवर्धन की विधि नहीं पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कायिक प्रवर्धन क्या है, और इसे डिटेल में हमने जो पहला अपना लेसन था उसके अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम दो विधियां पढ़ने वाले हैं, अनिषेक बीजता और सूक्ष्म प्रवर्धन। अनिषेक बीजता भी बहुत ही छोटी सी विधि है, और सूक्ष्म प्रवर्धन में भी इतना कुछ नहीं है। दोनों विधियां पढ़नी है हमें। तो आज हमारी ये जो है लास्ट क्लास होगी इस 4th चैप्टर की। इसके बाद में हमारे जो 4 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चौथा चैप्टर भी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी को। ठीक है, अभी इतने दिनों तक हम बॉटनी पढ़ रहे थे, अब हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी को। जूलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं वो अब हम अगली नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनिषेक बीजता की। अनिषेक बीजता, देखिए नाम से पता चल रहा है अनिषेक बीजता। निषेक, निषेक यानी निषेचन, और बीजता यानी बीज का निर्माण। बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। अब हम ये सब जानते हैं कि भाई बीजांड के अंदर क्या होता है, परागकोश होता है। परागकोश के अंदर ध्रुवीय कोशिका होती है, बीच में नीचे अंड समुच्चय होता है, 2 सहायक कोशिकाएं होती है। ठीक है, ऊपर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। ठीक है जी। अब इसमें हमें पता है कि भाई पराग नलिका आएगी, परागकण के अंदर जो नर युग्मक होंगे वो आएंगे, निषेचन की प्रक्रिया होगी। इस ये जो अंड कोशिका है इससे युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा, और फिर आगे से आगे ये प्रक्रियाएं होगी। ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि ये क्रियाएं होती है। अब अनिषेक बीजता के अंदर क्या होगा, बिना निषेचन के। अनिषेक यानी कि बिना निषेचन के। निषेचन का मतलब क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में फ्यूज होना या संलयन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। अब इसमें निषेचन नहीं हो रहा है, बिना निषेचन के क्या होगा, बीज का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये जो भ्रूण कोश है, इसके अंदर कोई भी कोशिका हो, ठीक है, कोई भी कोशिका, चाहे ये अंड कोशिका ही हो, इसमें बिना निषेचन के क्या होगा, ये भ्रूण में बदल जाएगी और फिर बीज का निर्माण हो जाएगा। तो ये होती है अनिषेक बीजता, यानी कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका जो है उसमें क्या होगा, बिना निषेचन के ही वो बीज में परिवर्तित हो जाएगी। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता कहेंगे। यही हमारा इतना सा टॉपिक था अनिषेक बीजता का। ज्यादा इसमें डिटेल क्या कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बनेगा वो भी छोटा सा बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो हमारी एक लास्ट विधि बची है। कौन सी विधि है, सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन जो है वो क्या होता है वो देख लेते हैं हम भी। देखिए लास्ट हमारी जो विधि बची है वो है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन ये भी हमारी छोटी सी विधि है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, समझिएगा इसके अंदर होता क्या है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर कि कोई भी प्लांट है उसकी कोशिका लेंगे, ले ली कोशिका ले ली।
अब कोशिका के अंदर हम जानते हैं क्या होता है, एक तो कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, और क्या होता है, उसके कोशिकांग होते हैं। तो या तो कोई कोशिका का कोशिकांग ले सकते हैं, या तो कोई कोशिका का क्या ले सकते हैं, कोशिकांग ले सकते हैं, या कोशिका द्रव्य ले सकते हैं। उस कोशिका द्रव्य को कहाँ ले जाएंगे, लेब के अंदर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, लेब के अंदर ले जाएंगे। उसे क्या करेंगे, एक पात्र के अंदर रखेंगे, एक कोई भी पात्र है उसमें उसको रख दिया, कोशिका द्रव्य को या कोई कोशिकांग को लिया, लेब में ले गए, पात्र में रख दिया, ठीक है। अब इस पात्र में रखने के बाद में इस पे क्या करेंगे, कुछ वृद्धि हार्मोन छिड़केंगे। क्या करेंगे, कुछ वृद्धि हार्मोन छिड़केंगे, छिड़क दिए, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर से वृद्धि हार्मोन के छिड़कने के बाद में कुछ कलिकाएं प्रस्फुटित होगी, या कलिकाएं निकलेगी। जब इस वृद्धि हार्मोन को छिड़कने के बाद में उसमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, जिससे छोटी छोटी सी कलिकाएं बनेगी, या हम ये कहें कि छोटी छोटी जड़ें निकलेगी उसमें से, उस संरचना को हम कहते हैं केलस। क्या कहते हैं, केलस। नॉर्मल विधि है, ध्यान से समझिए। केलस को क्या करेंगे, अब केलस को करेंगे कि भाई कोई भी खेत है हमारा, ठीक है, ये माना कि कोई खेत है, इसमें ले गए, उसके अंदर बो दिए, ये बो दिए, ठीक है। अच्छा चलो उदाहरण दे देते हैं। अभी अपने जो मिर्ची का बीज होता है, हम उसे क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट मिर्ची के बीज को नहीं बोते हैं, पहले क्या करते हैं, उससे मिर्ची के जो हम कहते हैं अपनी भाषा में बीजार कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, पहले किसी जगह पर उसको बोते हैं, उसके जब छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं फिर उसको खेत में जाकर बोते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही है, केलस को क्या करेंगे, बोएंगे। अब ये जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पादप के रूप में परिवर्तित होगा, तब इसे जाकर जहां हमें बोना है, जहां इसकी फसल प्राप्त करनी है, वहां पर इसे ले जाकर बो दिया जाएगा। ये है हमारी सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया। इसमें इतना ज्यादा कोई डिटेल की बात है ही नहीं, ठीक है जी। अब देखिए, ये जो सूक्ष्म प्रवर्धन है वो क्या काम आ सकता है, ये इसके क्या क्या उपयोग है, या इसमें क्या लाभ है इसके। तो देखिए, सूक्ष्म प्रवर्धन में एक तो ये लाभ है कि इसके अंदर कोई भी विभिन्नताएं नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसी से नया पादप बन रहा है, कोई विभिन्नताएं नहीं आएगी। इसके अलावा क्या होगा कि इसमें समय की भी बचत होगी, समय की बचत होगी, ज्यादा कोई वो नहीं होगा कि फर्टिलाइजेशन करना है, निषेचन की प्रक्रिया, वो भ्रूण बन रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ये क्रियाएं की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बहुभ्रूणता। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, आज का लास्ट टॉपिक है बहुभ्रूणता, पोली एम्ब्रियोनी जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बहुभ्रूणता का पता किसने लगाया। तो देखिए, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कब लगाया, 1719 के अंदर। 1719 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1719 के अंदर इस बहुभ्रूणता का पता लगाया या अध्ययन किया। किस पादप के अंदर किया, तो संतरे के पादप में या संतरा में, ठीक है, याद रखिएगा, संतरा के अंदर किया। 1719 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बहुभ्रूणता का पता लगाया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुभ्रूणता का अध्ययन किया। अब क्या है ये बहुभ्रूणता, देखिए, बहु का मतलब एक से अधिक, एक से अधिक, ठीक है, और भ्रूणता का मतलब भ्रूण। अब हम जानते हैं कि भ्रूण किससे बनता है, भ्रूण जो है जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में निषेचन की क्रिया के स्वरूप फलस्वरूप जब एक होते हैं, तब इसमें से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज से आगे, युग्मनज जो है आगे डेवलप करके क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। अब पादप के अंदर भ्रूण कैसे बनता है, हम जानते हैं कैसे बनता है। जो भ्रूण कोश होता है उसमें नीचे की ओर अंड कोशिका, दो सहायक कोशिका, बीच में ध्रुवीय कोशिका, और ऊपर की ओर क्या होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। जब नर युग्मक व मादा युग्मक का संयोजन होता है, यहाँ पर अंड कोशिका के अंदर क्या होगा, नर युग्मक आएगा, और अंड कोशिका के अंदर जो मादा युग्मक होगा उसके साथ संलयन करके ये क्या बना देगा, युग्मनज बना देगा। अब यहाँ पर युग्मनज बनेगा, युग्मनज से हमने क्या कहा, भ्रूण का निर्माण होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी जो है एक युग्मनज जो है एक ना बनकर
अधिक बन जाते हैं, या फिर भ्रूण जो है वो एक से अधिक बन जाते हैं, या तो इसी अंड कोशिका से या इनके आसपास की किसी कोशिका की वजह से, या इनके कारण क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि बहुभ्रूणता आखिर है क्या, यानी कि इसमें होगा क्या, भ्रूण जो होंगे वो एक से अधिक विकसित हो जाएंगे। जंतुओं में भी ये क्रिया पाई जाती है, पादप के अंदर भी ये क्रिया पाई जाती है। बहुभ्रूणता जो है जंतुओं में भी पाई जाएगी, पादप के अंदर भी पाई जाएगी। और इनमें क्या होगा, भ्रूण जो है वो एक से अधिक विकसित हो जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, एक से अधिक तो हो गए, 2 3 4 जितनी मर्जी आगे हो गए, लेकिन वो जो भ्रूण होंगे वो आगे जो है आगे डेवलप नहीं होंगे, या आगे हम कह सकते हैं कि ये आगे विकास उनका नहीं होगा, नष्ट हो जाएंगे, और सिर्फ एक ही भ्रूण बचेगा और उसी से आगे जो है प्लांट का निर्माण होगा। अनावृत बीजी के अंदर तो सभी, लगभग सभी जो पादप होंगे, अनावृत बीजी में लगभग सभी पादपों के अंदर बहुभ्रूणता पाई जाएगी। लेकिन आवृत बीजी जो पादप होते हैं उनमें भी कुछ, हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे प्याज हो गया, है ना, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो है बहुभ्रूणता पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात की हमने बहुभ्रूणता क्या होती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि आवृतबीजी पादपों में बहुभ्रूणता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि बहुभ्रूणता जो है वो क्या होती है, जब पादप कोई भी बीजांड जो है उसके अंदर क्या होगा, एक से अधिक भ्रूण का विकास हो जाना, क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए पहला जो कारण होता है वो होता है कि प्राक भ्रूण में विदलन से, प्राक भ्रूण में विदलन से, यानी कि जो भ्रूण बनेगा उसमें क्या होगा, विदलन, विदलन का मतलब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, भ्रूण के अंदर क्या होगा, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, एक जैसे माना कि ये कोई भ्रूण है, ठीक है, अब इसको क्या करना चाहिए, अपना विकास करना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसकी जगह पे ये क्या करेगा, ये करेगा कि विभाजन करेगा, अपने में क्या करेगा, विभाजन करेगा और एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करेगा। ये वापस आगे से आगे भ्रूण का निर्माण करते जाएंगे और इस प्रकार से एक से अधिक भ्रूण का जो है वो निर्माण होगा प्राक भ्रूण से ही। प्राक भ्रूण का मतलब जब भ्रूण पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा उससे पहले का जो भ्रूण है, या हम ये कहें कि युग्मनज। ठीक है, दूसरा है भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण जो है उसका विकास हो जाता है। अंड कोशिका है, देखिए भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका के साथ साथ 2 सहायक कोशिकाएं, एक बीच में कौन सी होती है, इससे तो हो नहीं सकता, केंद्रीय कोशिका से तो हो नहीं सकता, और बाकी जो है ऊपर की ओर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, या तो इन तीनों से हो सकता है या फिर इन दोनों से। अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो उसे हम क्या, ये भी क्या हो जाएगी, बहुभ्रूणता हो जाएगी। ठीक है, अंड कोशिका से तो होता ही है, इसके साथ साथ दूसरी कोशिकाओं से भी कभी कभी भ्रूण का निर्माण हो जाता है और इसी को हम कहते हैं बहुभ्रूणता। नेक्स्ट है एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों के विकास से। अब देखिए बीजांड के अंदर हम जानते हैं कि एक ही भ्रूण कोश होता है, ये बीजांड होता है, बीजांड के अंदर बाहरी अध्यावरण वगैरह सब हमने पढ़ लिए थे, बीजांड काय होता है, सब कुछ होता है। अब अगर मान लीजिए कि इसके अंदर एक से अधिक भ्रूण कोश, माना कि ये 2 भ्रूण कोश बन गए, 2 भ्रूण कोश बने, दोनों के अंदर अंड कोशिका होगी, सहायक कोशिकाएं भी होगी, ऊपर की ओर प्रतिमुखी कोशिकाएं भी होगी, बीच में ध्रुवीय केंद्रक ध्रुवीय कोशिका भी होगी। अब एक से अधिक भ्रूण कोश बन गए, तो अब अगर अंड कोशिका एक से अधिक है, अंड समुच्चय भी ज्यादा होंगे। ठीक है, अंड कोशिका एक से अधिक है तो फिर अंड कोशिका में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनेगा और युग्मनज से क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। तो भ्रूण का निर्माण भी तो होगा, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो गया अपना तीसरा कारण। चौथा जो कारण है कि बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से। अब देखिए हमने अपस्थानिक भ्रूणता पढ़ी थी, जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर अपस्थानिक भ्रूणता पढ़ी थी। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो बीजांड होता है उसकी बीजांड काय होता है, जो बीजांड काय होता है उसकी कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित होती है, 2n की फॉर्म में होती है, और यही कोशिकाएं डेवलप करके क्या बना देती है, भ्रूण बना देती है। ठीक है, तो इसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं और ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो ये कारण हो सकते हैं कि आवृतबीजी पादप के अंदर बहुभ्रूणता के क्या क्या कारण अगर पूछ ले जाए तो ये चारों कारण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है बहुभ्रूणता की सार्थकता। ये टॉपिक है, उसके बाद हमारा जो ये लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पढ़ लेते हैं कि क्या इसकी सार्थकता है। तो देखिए पहला जो है वो बीजांड काय से विकसित होने वाले अपस्थानिक भ्रूण मात्र पादप के समरूप होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है।
भ्रूण कोश की कोशिका या फिर बीजांडकाय की कोशिका कोई भी वृद्धि करके एक नया प्लांट बना देगी, एक नया भ्रूण बना देगी। तो बाहर के तो कोई भी विभिन्नता इसमें आ ही नहीं रही है, नर जनक जो जनक है इनके वो अलग अलग है ही नहीं, एक ही है, तो इसमें क्या होगा, विभिन्नताएं नहीं आएगी। तो इसके जो लक्षण होंगे वो किससे कैसे हो जाएंगे, मात्र पादप की तरह हो जाएंगे। दूसरा है बीजांडकाय से विकसित भ्रूणों से प्राप्त पादप ओज से भरपूर होते हैं। ओज से यानी कि इनके अंदर पल्प जो होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा रसीले होते हैं पादप, ठीक है, फल जो होते हैं वो ज्यादा रसीले होते हैं। तीसरा है अपना बीजांडकाय से विकसित भ्रूण रोग रहित होते हैं। देखिए जो बीजांडकाय होता है, अगर बीजांडकाय की 2n कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो इनसे जो बनने वाले पादप होंगे वो रोग रहित होंगे, उनमें ज्यादा रोग नहीं होंगे, ठीक है। चौथा है अपना अगुणित भ्रूणों का कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग है। किसमें उपयोग है, कोशिका विज्ञान के क्षेत्र के अंदर इनका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, अगुणित जो भ्रूण होते हैं उनका, यानी अगुणित यानी कि n टाइप की कोशिका से जो भ्रूण बनेंगे उनका कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग होता है, महत्वपूर्ण। लास्ट जो है अपना वो है इस अगुणित भ्रूणों को कोल्चिसिन द्वारा उपचारित कर समयुग्मक की वंशावली को विकसित किया जा सकता है। समयुग्मक की वंशावली क्या है, मेंडल के अगर हमने नियम पढ़े हैं तो उसमें हम जानते हैं कि समयुग्मक की यानी कि हमने देखा ना टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी जो मटर होता है उसके अंदर किस प्रकार के उसके लक्षण होते हैं, वही वाली जो वंशावली है इनमें विकसित की जा सकती है। तो इसी के साथ अपना आज का जो ये लेसन है वो समाप्त होता है। अगर कोई बच्चे नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।